आइए तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग अपनी एक नई कक्षा को स्टार्ट करते हैं। और आज जैसे आप लोग जानते हैं संडे है, लेकिन आज देखिए हम संडे को भी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि यार पढ़ाई है, पढ़ाई में क्या कंप्रोमाइज़ करना। संडे है तो खाएंगे पिएंगे घूमेंगे दोस्तों से बात करेंगे सब कुछ करेंगे, तो पढ़ ही लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में हम लोग आज भी अपने क्लास को जारी रखेंगे। और हम लोग इसके पहले क्या जाने थे, मात्र 1 मिनट में समराइज करते हैं। दोस्तों, हम लोग कल जाने थे कि किस प्रकार ब्रिटिश कंपनी और भारत का जो क्षेत्रीय शासक था मैसूर के साथ अंतःद्वंद हुआ। और अंतर्गत उस अंतःद्वंद में जो मैसूर का ये लास्ट शासक बनते हैं, जो होते हैं टीपू सुल्तान, वो हार जाता है और उसकी आर्थिक समृद्धि चली जाती है। क्यों चली जाती है, क्यों हार जाता है, ये सारी बातों को मैंने क्रम वाइज क्रम और बहुत ही कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों मिक्स करके बताने का कोशिश किया था पिछले क्लास में। उसी के दरमियान देखे थे कि मैसूर और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुए थे, है कि नहीं। तो उस 3 युद्ध का क्या परिणाम रहा था। पहली युद्ध सलवाई की संधि, मंगलौर की संधि, इस तरह से संधि के माध्यम से युद्ध समाप्त हुआ। और ये अंग्रेज सिर्फ संधि करते थे, लेकिन जो ये साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है उसके अंदर वो बना ही रहता था। और इसी के दरमियान देखिएगा कि आगे चल चल कर संधि के बावजूद भी वो युद्ध में उतर जाते थे। तो उसकी जो महत्वाकांक्षा था साम्राज्यवादी, वो हितों को पूर्ति करने के लिए सिर्फ संधि नाम को करता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात उसके अंदर ये चल रही होती थी कि हम एक शासक से संधि करेंगे और संधि करके इसको मित्रबद्ध बनाएंगे, और फिर दूसरे जो क्षेत्रीय शासक है हम उससे लड़ेंगे, ताकि ये मेरा मित्र उस लड़ाई में ना आए। और इसकी संधि कुछ इसी तरह से होती थी। आप याद रखिए कि जब मराठा और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच, तो इसमें क्या हुआ, इसमें संधि हुआ और उस संधि में सलवाई की संधि हुई। और इस संधि में प्रावधान था कि हमारी युद्ध, अंग्रेज कहा कि हमारी युद्ध अभी मैसूर के साथ चल रहा है, ऐसे में आप हमारे मित्र हैं, और जब मैं मैसूर के साथ युद्ध लड़ूंगा तो आप अपनी शक्ति और आप अपनी सेना को तटस्थ रखेंगे और मुझे उनसे लड़ने देंगे। तो ये पूरी षड्यंत्र नीतियां थी, जिस नीतियों को निर्वहन करने में, लागू करने में पराकाष्ठा के तौर पर ब्रिटिश कंपनी सक्षम रही। आज जो हम लोग जानेंगे वो मराठा के बारे में जानेंगे। मराठा कौन थे, इसका अस्तित्व में आना कितना मुगलों के लिए चैलेंजिंग था और कितना अंग्रेजों के लिए चैलेंजिंग था, दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आइए आप ध्यान देकर इस चीज़ को समझिए। मराठा कौन था। तो मराठा महाराष्ट्र में मराठी भाषी यानी मराठा लैंग्वेज बोलने वाले लोग का एक समूह था, गुट था, कबीलाई जैसा। ये एग्जिस्टेंस करते थे मराठा के लोकेशन में, मराठे में, महाराष्ट्र के एरिया में। और मध्यकाल में देखिएगा तो इस राज्य को मुख्य रूप से उभारने का और एक बहुत बड़ा किसी भी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व्यक्तियों के समक्ष चैलेंज बनाने का जो काल है वो है शिवाजी के काल में ये जो राज्य था मराठा मुख्य तौर पर उभरा। और फिर ये अपना प्रभाव पूरे भारत के अन्य शक्तियों पर, अन्य क्षेत्रों पर दिखाना शुरू किया। और अंततः एक समय ऐसा आया कि मराठा पूरे भारत के क्षेत्रीय शक्तियों से बहुत ही ताकतवर और मजबूत और शक्तिशाली बनाने में कामयाब हुई। तो ये मध्यकाल में शिवाजी इसको डेवलप किया, इसमें शक्तियों की पराकाष्ठा लाई। और उसी के दरमियान देखिएगा तो शिवाजी के पक्ष में उस समय का जो स्थितियां थी, शिवाजी के पक्ष में लोकप्रिय समर्थन प्राप्त था। लोकप्रिय समर्थन का मतलब क्या है कि 2 गुटों का समर्थन प्राप्त था। एक तो हिंदूवादी लोग थे जो अपने आप को शिवाजी को एक नायक के रूप में देखते थे। क्यों देखते थे, इसके पीछे आप 1 मिनट की बात जान लीजिए कि जब औरंगजेब बहुत तेजी गति से इस्लाम धर्म को भारत में प्रमोट कर रहा था, और जितना भी नॉर्थ में देखिएगा, बेसिकली वेस्ट और साउथ ईस्ट में देखिएगा तो क्या होगा कि औरंगजेब बहुत तेजी गति से यात्रा कर वहाँ के राज्य को छीन रहा था और वहाँ के लोगों को मुस्लिम इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर रहा था। तो इसी को चैलेंज बना था कौन,
तो शिवाजी। तो इसलिए शिवाजी का उद्देश्य था कि भारत में हिंदू धर्म की, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। हालांकि इनका ज़्यादा कार्यकाल नहीं रह पाता है, इसलिए इस कार्य में ये सक्षम नहीं हो पाते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मुगलों को चैलेंजिंग बनने का काम किया शिवाजी। तो उस समय के हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका जो उद्देश्य था बहुत ही प्रबल था। और हालांकि इसके योग्य वैसे पुत्र या वंश नहीं हुए जो इस कार्य को निर्वहन करे। हालांकि इसको जो हिंदूवादी लोग थे उस समय का अपना नायक मानते थे। और दूसरा एक और लोकप्रिय जो इसका समर्थन प्राप्त था वो ये था कि ये जो ब्राह्मणवादी कर्मकांड जो व्यवस्था था उसके खिलाफ थे, इसलिए ये पिछड़ी जातियों का भी नायक के रूप में माने जाते थे। खास तौर पर ज्योतिराव फूले ने इसका व्याख्यान दिया है कि शिवाजी पिछड़ी जातियों के नायक थे, जो कि उस समय की व्यवस्था तो जो था ब्राह्मणवादी कर्मकांड, इनके प्रति वो मुखर विरोधी थे। अतः ऐसे में ज्योतिराव फूले अपने पुस्तक गुलामगिरी और अन्य पुस्तकों में वो व्याख्यान देते हैं कि शिवाजी दलितों का, पिछड़ों का और असहायों का एक नायक के तौर पर देखे जाते थे। तो ये जो है शिवाजी का लोकप्रिय समर्थन है। तो यहाँ पे बताया, लेकिन जब शिवाजी का राज्य डेवलप हो रहा था, राज्य का विकास हो रहा था, तो उसमें प्रशासन के लिए, शिवाजी के प्रशासन का संचालन के लिए अष्टप्रधान हुआ करते थे। अष्टप्रधान के माध्यम से उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को संचालन किया जाता था। अष्टप्रधान मतलब 8 मिनिस्टर, 8 मिनिस्टर होते थे, और उसमें से जो मुख्य वरिष्ठ होते थे उसको पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा। पेशवा माने समझ लीजिए एज इट इज प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के जैसे होते थे पेशवा, जिसमें वो वरिष्ठम होते थे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट और इफेक्ट को मिलाकर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिएगा कि 18वीं सदी में पेशवा जो था ये वास्तविक हो गया। पेशवा क्या हो गया? वास्तविक शासक के रूप में दिखना शुरू हुआ। और फिर शिवाजी का जब मृत्यु होता है तो शिवाजी के मृत्यु के बाद उसका बेटा संभाजी बनते हैं शासक। लेकिन उधर से औरंगजेब, मुगलों का बार बार आक्रमण हो रहा है। अब संभाजी का जो बेटा है वो साहू जी बनते हैं। लेकिन शिवाजी के मरने के बाद संभाजी को औरंगजेब मृत्यु का दंड दे देता है और साहू जी को अरेस्ट करके लाल किले में, आगरा के किले में कैद कर देता है। और फिर औरंगजेब का ये उम्मीदें बहुत ही प्रखर हो जाती है कि मैं अब मराठा क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लूंगा, क्योंकि मैं संभाजी को मृत्यु दंड दे दिया हूं और उसके बेटे जो है साहू जी, उसको मैं कैद कर लिया हूं। लेकिन देखिएगा तो संभाजी का ही भाई था राजा राम, ये गद्दी को संभाल लेता है। गद्दी को संभाल लेता है, बहुत दिनों तक अपने कार्यकाल को चलाता है। लेकिन जब राजा राम का मृत्यु हो जाती है तो इसका जो पुत्र वारिस था, बेटा जो था, अल्प आयु का था, यानी कम उम्र का बेटा था। तो ऐसे में ये जो मुगल थे, अल्प आयु का बेटा थे, तो ऐसे में इस गद्दी का जो कार्यभार था वो राजा राम की पत्नी ताराबाई के ऊपर आ गया। किसके ऊपर आ गया? ताराबाई के ऊपर आ गया। अब जबकि ताराबाई एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी औरत थी और ये बहुत हदों तक जो मुगलों का आक्रमण था उसको मुखर विरोध करते हुए अपने साम्राज्य को बचाने में सफलता दिखाई। और तब ऐसे में औरंगजेब को लगा, मुगलों को लगा कि हम तो ताराबाई से जीत नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो महत्वाकांक्षा है हम पे भारी पड़ जा रहा है। तो ऐसे में वो दिमाग लगाया और वो सोचा कि क्यों ना साहू जी को छोड़ दिया जाए और फिर यहाँ पे अंतःद्वंद करा दिया जाए, ताराबाई वर्सेज साहू जी, या फिर ताराबाई का जो बेटा था वर्सेज साहू जी। तो ये मुगलों का षड्यंत्रकारी नीतियां हैं। हालांकि मुगल ताराबाई से जीत नहीं पा रहे थे तो एक षड्यंत्र चाल चले और इस चाल में सफल रहे। लेकिन यहाँ पे साहू जी को ये लोग सत्ता पर बैठा दिए किसी न किसी तरह से। और साहू जी जबकि बाल्यावस्था में ही उसे
आगरा के किले में रख दिया गया था, कैद कर दिया गया था। तो उसको पॉलिटिकली और ये जो टकराव होते हैं, राजनीतिक गतिविधियां का ज्ञान था नहीं, लेकिन वो एक व्यक्ति को, बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसे चुनने में ये बहुत ही अपना समझदारी और अंडरस्टैंडिंग दिखाया। कौन? तो साहू जी। वो व्यक्ति थी बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को इन्होंने चुना और बालाजी विश्वनाथ बहुत ही महत्वाकांक्षी था और इसी के सहयोग से ताराबाई वर्सेज साहू जी के जब बीच टकराव होता है तो साहू जी बालाजी विश्वनाथ के सहयोग से गद्दी पर बैठने में सक्षम होते हैं। अब यहाँ पे आपको गहरी बात सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो बालाजी विश्वनाथ थे वो फ्रंट पर आने लगे और साहू जी जो है वो पीछे, पर्दे के पीछे होने लगे और हाईलाइटेड कौन हो गए? तो बालाजी विश्वनाथ। लेकिन देखिएगा कि बालाजी विश्वनाथ का मृत्यु हो जाता है तो इसका बेटा जो है बाजीराव प्रथम ये शासक बनते हैं, गद्दी संभालता है। अब पूरे मराठा इतिहास में देखिए तो बाजीराव प्रथम जैसा कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति आता ही नहीं है, शासक आता ही नहीं है। जो इसका नीतियां थी, जो इसका साम्राज्य के संरक्षण करने हेतु प्लान था, उस प्लान को आप देखिएगा तो आपको इस बात का इल्म होगा, ज्ञान होगा कि सच में ये एक बहुत बड़ा पराकाष्ठा और महत्वाकांक्षा और साम्राज्यवादी व्यक्ति था जो अपने साम्राज्य को संरक्षण करने में मुगलों से काफ़ी हद तक आगे रहा और सक्षम रहा, बचाने में भी काफ़ी योगदान दिया। तो बाजीराव बालाजी विश्वनाथ का जो बेटा बना अगला शासक, यहाँ से नहीं आपको लग रहा है कि वंशा गुणत हो गया है, तो ये जो शासक है एज इट इज वंशा गुणत हो गया है। तो बाजीराव प्रथम बना। और तो ये क्यों हम इसे कहते हैं कि बहुत ये काबिल था या बहुत ही पराकाष्ठा और महत्वाकांक्षी था? तो इन्होंने जो योजना चलाया उस समय का एक योजना था, इस योजना का नाम है हिंदू पदपादशाही। हिंदू पदपादशाही। पदपादशाही यहाँ पे आप बादशाही से समझिए, क्योंकि उन्होंने ब का प्रयोग नहीं किया, प का प्रयोग किया है, इसलिए हम पदपादशाही कहते हैं। इसकी योजना थी हिंदू पदपादशाही। इसके माध्यम से ये चाहते क्या थे? ये चाहते थे कि इस योजना के माध्यम से जितना भी भारत के क्षेत्रीय शासक है, हिंदू शासक है, उन सबों को एक में मिला लिया जाए और एक गठजोड़ करके मुगल पर भारी हो जाए, जिससे हिंदू राष्ट्र निर्माण करने में एक बहुत बड़ी कामयाबी का एक तिनका बनने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये हिंदू पादशाही। लेकिन फिर इसकी भी मृत्यु हो जाती है 1740 में। जब 1740 में इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका बेटा अगला शासक बनता है बालाजी बाजीराव। बालाजी कौन? तो इसका दादा और बाजीराव इसका पिता, उसी का नाम ले लिया दोनों का और नाम क्या रखा? बालाजी बाजीराव। ये राज्य विस्तार और शक्तिशाली पराकाष्ठा महत्वाकांक्षी व्यक्ति ये भी था। इसके काल में ही वास्तविक तौर पर मराठा साम्राज्य एक अच्छा अस्तित्व में रहा और इसकी शक्तिशाली बहुत ही मुखर और टॉप पर चला गया। तो आपको इस बात को यहाँ पे ध्यान रखनी है। लेकिन जब ये सारी गतिविधियां गुजरा, ये सारे अच्छे अच्छे महत्वाकांक्षी लोग आए, फिर ये चरम पर चढ़े, यानी चरम पर एक बार ऐसा था कि पीक पर पहुंचे, लेकिन फिर ये पतन यानी डिक्लाइन की ओर क्यों गए? तो उन सब चीज़ों को हम जानते हैं। देखिए उस समय का जो कंडीशन है, आप उस कंडीशन को समझने का प्रयास कीजिए, भारत का जोग्राफिकल कंडीशन को समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि उस समय देखिए क्या था कि जो मुगल थे वो दिल्ली तक सीमित था, नाम मात्र का शासक हो गया था, यानी समझिए तो वो सिर्फ दिल्ली का शासक था। एज इट इज थियोरेटिकली देखिएगा तो पूरा भारत का, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकली देखते हैं तो ये कमजोर हो चुके थे और दिल्ली तक ये सीमित हो गए थे। इसी के दौर में आप देखिए तो क्या है कि नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अब्दाली आक्रमण हो रहा था, अफगान का आक्रमण हो रहा था। अब्दाली जो शासक था वो भारत पर आक्रमण किया और आक्रमण करके अपने एक मर्जी के व्यक्ति को पंजाब के क्षेत्र में बिठा दिया।
अब पंजाब के क्षेत्र में अपने मर्जी के व्यक्ति को जब बिठा दिया तो इधर से मराठा शासक जो कि अभी अच्छी स्थिति में है अपनी शक्ति का परिचय देते हुए ये मराठा की ओर मुड़े और इसका जो अपनी मर्जी का व्यक्ति था उसे वहां पे हटा दिया और उसे मृत्यु का दंड दे दिया। कौन? मराठा अपने शक्ति को परिचय देते हुए। ऐसे में अब ये तय था कि आने वाले समय में अफगान प्लस मराठा के बीच युद्ध होगा और ये जो युद्ध होगा वो होगा पानीपत का तृतीय युद्ध। अब देखिए आपको जब ये सारी गतिविधियां मराठा जब अब्दाली के मर्जी से बैठे हुए व्यक्ति को जब गद्दी से हटा दिया पंजाब के क्षेत्र वाले में तो ऐसे में तय है कि मराठा और अब्दाली के बीच युद्ध होना स्वाभाविक है और यही युद्ध होगा पानीपत का थर्ड यानी तृतीय युद्ध। अब इधर से आता है अब्दाली और मराठा। अगर भारत को आप मैप देखिए इस तरह से, ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री से आक्रमण हुआ, अब्दाली इस क्षेत्र पे खड़ा पंजाब वाले क्षेत्र में, यहाँ से मराठा पहुंचा। ध्यान से देखिएगा, मराठा पहुंचा और दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध। अंतर्गत में पानीपत के युद्ध में मराठा बुरी तरह से हारे, लगभग 1 लाख से अधिक इसकी सेना मारे गए। इसके साथ साथ धन जन और सम्मान की भी क्षति हुई। यानी मराठा इस दौर में देखिए तो पतन के कगार पर है। इसकी धन जन की बहुत क्षति हुई, धन जन की समाप्ति या क्षति हुई। और फिर बालाजी जो बाजीराव था उसका इसी युद्ध के बाद मृत्यु हो जाता है। अब मृत्यु जब होता है मराठा का बालाजी बाजीराव की मृत्यु जब होती है तो जो मराठा सरदार थे, जो भारत में क्षेत्रीय मराठा थे, वो सब भी क्या थे, पहले इंदौर के होलकर, ये जितना भी मराठे थे, मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा, ये सारे मराठे क्षेत्रीय शक्तियां भारत के बिखराव की ओर गए। बिखराव की ओर क्यों गए? क्योंकि बालाजी बाजीराव जब तक थे तो पूरे मराठा एक कन्फेडरेशन में था, एक परिसंघ में था और अपने अपने क्षेत्रों में एज इट इज स्वतंत्र व्यापार कर रहा था। एक्सटर्नल अफेयर्स और ट्रांसपोर्टेशन और डिफेंस, इन सब में सिर्फ जो मराठा के मेन हेड थे, शासक था बालाजी बाजीराव, उसका प्रभुत्व था। लेकिन एज इट इज क्षेत्रीय मराठा शक्तियां आपस में अलग अलग व्यापार गतिविधियां कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है पानीपत के युद्ध के बाद, तो मराठा सरदार अलगाववाद, याद रखिएगा, यहाँ पे मैं शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं बता दूं, पानीपत के थर्ड मराठा अफगान के बीच युद्ध होता है। तो इसी के बाद क्योंकि शासक मराठा गया मर, तो जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं स्वतंत्र होंगे और मराठा सरदार अलगाववाद की ओर गए और पड़ोसी राज्य जो था मराठा के वो भी आक्रामक होने लगा। और फिर इसी के बाद देखिएगा तो आगे चल के माधवराव पेशवा बनेगा। बहुत बुरी स्थिति में बेचारा पेशवा बनता। इसको हम मराठा साम्राज्य को विघटन में दोषी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि माधवराव उस स्थिति में बन रहा है जिस समय इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, सैन्य शक्ति कमजोर है, आंतरिक क्षेत्रीय शासकों से भी लड़ना पड़ रहा है और बाहरी शासकों और बाहरी आक्रमणकारियों से भी लड़ना पड़ रहा है। तो क्या ऐसे में बालाजी बाजीराव के मृत्यु के बाद जो अगला शासक बना है माधवराव, आप उसका दोषी ठहरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इस चीज को आपको समझना होगा। और फिर यहीं पे आप देखिए तो माधवराव की जब मृत्यु होती है तो इसके बाद एक शासक बनता है और उस शासक को मृत्यु का घाट उतारकर रघुनाथ राव, माधवराव के बाद एक अगला शासक बनता है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि इतना अगर नाम लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ को। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए ने, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसका नाम ले रहा हूँ। ये बालाजी बाजीराव के बाद शासक कौन बना? माधवराव। माधवराव के बाद कोई और व्यक्ति शासक बना, लेकिन उसको मृत्यु के दर पे बैठाकर
अगला जो शासक था रघुनाथ राव बनने का प्रयास किया, उसको पहले मार दिया और रघुनाथ राव बनने का प्रयास किया। लेकिन जिस व्यक्ति को मारा था रघुनाथ राव, उसके गुट में कुछ वहां के स्थानीय लोग का समर्थन था और उसी में से एक व्यक्ति था नाना फडणवीस। नाना फडणवीस ने इस बात को प्रश्नवाच लगा दिया कि रघुनाथ राव किसी व्यक्ति को हत्या करके यहाँ का शासक और यहाँ का मराठा सरदार कैसे बन सकता है। तो नाना फडणवीस जो है रघुनाथ राव के शासक बनने के बीच में रोड़ा आते हैं। लेकिन यहीं से देखिएगा तो रघुनाथ राव जो था ब्रिटिशों के पास चला गया और अंग्रेजों के पास जाकर वो बोला कि आप हमें शासक बना दीजिए, इसके बदले हम आपको संसाधन देंगे, धन देंगे और अन्य प्रकार की सुविधाएं आपको हम प्रदान करेंगे। तो सारी बातें अंग्रेजों ने इनकी रघुनाथ राव को सुना और रघुनाथ राव बम्बे के जो गवर्नर था उसके समक्ष रखा और बम्बे का गवर्नर कहा ठीक है मैं आपको शासक बनाऊंगा। और इसी का लेखा जोखा दस्तावेज बॉम्बे का गवर्नर, उस समय का बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, बंगाल का ही गवर्नर कहते हैं हम लोग, भारत का गवर्नर नहीं। और क्यों गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते हैं, इसके पीछे रीजन है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली डेवलपमेंट जब संवैधानिक विकास पढ़ेंगे तब इसका बात आपको पता चलेगा कि क्यों हम बंगाल के नवाब को हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते हैं। जब बम्बे का गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के बीच जब ये प्रस्ताव रखा कि हम रघुनाथ राव के साथ संधि करना चाहते हैं और आप इसका स्वीकार कीजिए, तो बम्बे का जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स, वो कहा कि अभी जो दशाएं हैं हमारे अनुकूल नहीं है। अभी अभी हमने मैसूर से युद्ध किया, मराठा से इनडायरेक्टली युद्ध चल रहा है, अभी हमारे पास बंगाल हाथ में आया है। तो ऐसे में हमें अभी आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़नी है। ऐसे में हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं कि आप मराठा रघुनाथ राव के साथ संधि करें। लेकिन बम्बे का गवर्नर को इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि मराठा अभी कमज़ोर हो चुका है और हमारे पास बंगाल भी आ गया है, तो हमारी शक्ति बढ़ गई है पहले के अपेक्षा। तो अभी हम मराठा रघुनाथ राव के साथ संधि करते हैं तो यहाँ से भी मुझे धन की प्राप्ति होगी। और इस बात से नाखुश होते हुए जो बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल जो बातें कहा, इस बात से नाखुश होकर बॉम्बे का गवर्नर चला गया इंग्लैंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास और ये सारी व्याख्यान कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सुनाया कि हम मराठा रघुनाथ राव स्वयं हमसे संधि करना चाहता है और हम जो कि अभी अच्छी स्थिति में है, अगर कोई लड़ाई भी होता है मराठा का दूसरा गुट के पक्ष में नाना फडणवीस वाले गुट से, तो हम उसे निपटने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि एक गुट मराठा का है जो हमें शक्ति प्रदान कर रहा है। ऐसे में हम उसके साथ खड़ा हो जाएंगे तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। और दूसरी बात कि बंगाल मेरे पास है तो वहाँ से धन की प्राप्ति हो रही है। और तीसरी बात कि मराठा जो परिसंघ है वो टूट चुका है और दो खेमे में बटा हुआ है। ऐसे में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ये बातें समझ में आया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को इंग्लैंड में जो बैठते थे उसका आदेश आया गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ऑफ बंगाल के पास कि ये जो बॉम्बे का गवर्नर है इसका निर्णय सही है, अतः आपको इसकी बातों पर मंजूरी देनी चाहिए। तो ऐसे में रघुनाथ राव क्या होते हैं कि पेशवा बनने में सक्षम हो जाते हैं, पेशवा बन जाते हैं। अब इस बात को अब यहाँ से समझिए। अब इसी के बाद अब जो मराठा और ब्रिटिशर्सों के जो बीच होगा वो युद्ध होगा और उसे कहेंगे आंग्ल मराठा युद्ध। यानी आंग्ल मतलब क्या, अंग्रेज। ऐसे बोलते हैं ना हम लोग आंग्ल इंडियन, यानी अलग विदेशों का इंडियन जो भारत के नागरिकता ले लिया है और अन्य प्रकार की गतिविधियां जो कि लागू होते हैं। तो अब आंग्ल मराठा युद्ध होगा। तो हम पहले देखते हैं कि प्रथम आंग्ल मराठा लड़ाई। तो पहली में देखिए क्या कंडीशन था कि 1775 से 82 तक चला, ये अंग्रेज और मराठा के बीच लड़ा गया।
युद्ध बराबरी पर छूटा और बराबरी पर छूटने के कारण सालबाई की संधि हुई। और सालबाई की संधि में क्या हुआ कि मराठा ब्रिटिशर्सों का कुछ गिफ्ट किया। गिफ्ट क्या किया कि सालसीट और बसीन का क्षेत्र, सालसीट और बसीन का क्षेत्र दिया। किसको दिया? अंग्रेजों को। दूसरी बात, ये बात भी तय हुई इस संधि में कि ब्रिटिश मराठा एक दूसरे के क्षेत्र जो लिए हैं उसको वापस कर देंगे और हम लोग दोनों मित्र हैं। और इस बात में हम लोग दोनों मित्र हैं। और हालांकि अंग्रेज बोला कि हम दोनों जबकि मित्र हो गए तो हमारी युद्ध मैसूर के साथ चल रहा है, तो ऐसे में जब हम मैसूर के साथ लड़ाई कर रहे होंगे तो आप उस लड़ाई में तटस्थ रहेंगे। ये सालवाई संधि का ये प्रोमिनेंट मुद्दा था जो कि यहाँ पे कंपनी और किसके बीच हुआ, तो मराठा के बीच हुआ। अब आगे देखिए द्वितीय लड़ाई। अब द्वितीय लड़ाई में देखिएगा तो द्वितीय लड़ाई में आप देखिएगा तो ये जो प्रारंभ होता है ये बसीन की संधि के साथ प्रारंभ होता है। ये पहली लड़ाई जो बसीन के संधि के साथ प्रारंभ होता है। इसी के संधि के तहत क्या हुआ था कि बाजीराव द्वितीय जो कि बनना चाहता था नवाब शासक मराठा का, तो इसी बाजीराव द्वितीय को ब्रिटिशर्सों ने कहा कि ठीक है मैं आपको शासक बना देता हूँ, क्योंकि शासक पहले भी था लेकिन अस्थायी शासक था, इसका कोई कंट्रोल नहीं था। क्षेत्रीय मराठा शक्तियाँ सब बेदखल हो गए थे, बिखर गए थे। ऐसे में एक प्रभुत्व की शासक स्थापित करना बहुत जरूरी था। ऐसे में बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के शरण में गया और कहा कि आप हमें शासक बना दो, इसके बदले में आपको धन दूंगा, संसाधन दूंगा। तो क्या हुआ कि इसको शासक बना दिया गया। और फिर देखिए तो बाजीराव जब शासक बना तो अंग्रेज कहा कि आपको मैं शासक बना दूंगा, सुरक्षा दूंगा, सैनिक का टुकड़ी दूंगा जो कि आपको रक्षा करेगा, लेकिन उस सैनिक के जो खर्चे हैं पेमेंट आप चुका देंगे। आप नहीं चुकाना, मुझे कोई बहुत बड़ी रकम दे देना, उस रकम से मैं चुका दूंगा, या तो मुझे कोई क्षेत्र दे दो जिससे हम वहाँ पे कर लगाकर टैक्स में वृद्धि कर हम अपने सैनिकों का पेमेंट कर देंगे। तो इस तरह से बाजीराव द्वितीय का स्टेटमेंट था और बाजीराव द्वितीय ने इस बात को स्वीकार कर लिया। फिर यहाँ पे देखिएगा तो यही बसीन था, बसीन की संधि, और इस संधि में जो क्या बात था अभी मैंने बता दिया। फिर देखिएगा कि विभिन्न मराठा जो संधियाँ था ये भी अंग्रेजों के साथ डायरेक्टली संधि कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि एक शासक बाजीराव द्वितीय वो संधि कर लिया है और जो कि अंग्रेजों का समर्थन है, तो इनडायरेक्टली देखिए तो जितने भी मराठा क्षेत्रीय शक्तियां हैं उन लोगों का भी शक्तियां शून्य हो गया और सारी शक्तियां किसके हाथ में गया? मराठा के बागडोर के हाथ में। लेकिन बागडोर उसके पीछे कौन है? तो अंग्रेज है। इसीलिए विभिन्न जो मराठे क्षेत्रीय शक्तियां थे वे भी आगे चल के देखिएगा तो संधि कर लेंगे। जैसे में आप देखिए कि नागपुर के भोसले थे वो कंपनी के बीच संधि कर लिया, वो देवगांव की संधि थी। आपको दिख नहीं रही होगी तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि जितने भी मराठा क्षेत्रीय शक्तियाँ थे वो भी अंतर्गत व लास्ट में संधि करने पर मजबूर हो गए और अंग्रेजों के साथ संधि कर लिए। तो नागपुर जो एक क्षेत्र था स्वतंत्र, वहाँ का जो शासक था भोसले, वो भी कंपनी के बीच संधि किया और इस संधि का नाम था देवगांव की संधि। अगला संधि अब देखिए कि सुरजी अर्जन की संधि, कंपनी प्लस जो सिंधिया था जो कि ग्वालियर उसका केंद्र था, ग्वालियर का शासक था सिंधिया ने भी सुरजी अर्जन की संधि की कंपनी के साथ। अगला देखिएगा तो राजघाट की संधि होती है कंपनी और जो ये होलकर थे इंदौर का जो क्षेत्रीय शासक थे उसके बीच ये वाली क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। तो इनडायरेक्टली ये सारी जो मराठा शक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के नियंत्रण में आ रही। लेकिन आगे चल के देखिएगा तो ये दूसरी लड़ाई का सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दिया। तृतीय लड़ाई देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1816 से 17 के आसपास चली।
इसमें एक बहुत बड़ी बातें तो जानने की नहीं है, लेकिन इसमें एक जो प्रोमिनेंट है इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी प्रीलिम्स में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। कर्नाटक मराठा के ही क्षेत्र में एक पिंडारी लोग होते थे। ये बेसिकली कबीलाई लोग थे, पिंडारी। पिंडारी इसको नाम इसलिए दिया जाता है कि ये पिंड नाम का पेय द्रव्य जो है सेवन करते थे। ये इदोपजीवी थे, यानी युद्ध करने वाले लोग थे। युद्ध के माध्यम से ही, लूटपाट के माध्यम से ही इसका आजीविका का निर्वहन होता था। तो ये कई बार मराठों के तरफ से सेना में लड़ते हुए दिखे जाते थे, मराठों का सहयोग करते थे, और उस समय का जो ब्रिटिश है, अंग्रेज है, उसको बहुत अत्याचार कर दिए थे, बहुत ही लूटपाट मचाते थे। तो ऐसे में देखिएगा, तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है उस समय का गवर्नर, उसने मैल्कम नाम का एक अधिकारी है, ब्रिटिश अधिकारी है, उसी के नेतृत्व में एक योजना गठित करके उसको वहाँ पे अभियान पर भेजा और कहा कि जाइए आप पिंडारियों को सफाया कर दीजिए। और फिर यहाँ पे आता है और सफाया करता है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी मैल्कम देता है कि जो पिंडारी है वो मराठों का पालतू कुत्ते हैं, क्योंकि कुछ ही धन के लिए, लालच के लिए पिंडारियों ने मराठों के क्षेत्र में, मराठे के सहयोग में लिप्त हो जाते थे। तो ये था। अब इसी के तरह देखिएगा आगे चल के कि जो मराठा था पूर्ण रूप से, खास करके बाजीराव भी बहुत ही निपुण हो गए, बहुत ही असहयोग हो गए, किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। तो बाजीराव द्वितीय को क्या किया, अंतर्गत अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया, और जो पेशवा को कहाँ भेज दिया, जो बाजीराव द्वितीय पेशवा था, इसको कानपुर के बिठूर नामक निर्वासन में स्थान पर भेज दिया गया। ये बात पूछा जाता है कि कहाँ पे निर्वासन में भेजा गया था, तो कानपुर के बिठूर में भेज दिया गया, वार्षिक पेंशन के, यानी सालाना पेंशन के, कि आपको पेंशन दिया जाएगा। यहीं पे देखिए मैंने एक नोट करके लिखा है, बाजीराव का अडॉप्टेड पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था धोदो जी पंत, इसी को कहते हैं नाना साहब। इन्होंने, ब्रिटिशों ने बाजीराव द्वितीय को निर्वासन में भेज दिया और इसके बेटे दोदो जी पंत यानी नाना साहब को पेंशन देने से इनकार दिया। इसके पीछे ब्रिटिशर्सों का तर्क यह था कि आप अडॉप्टेड पुत्र हैं, गोद लिया हुआ पुत्र हैं, तो ऐसे में कोई ये उचित कार्यवाही नहीं बनती है कि मैं आपको पेंशन दूँ। इसीलिए 1857 के क्रांति में देखिएगा कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि कंपनी पेंशन बंद कर दिया था और गोद के पुत्र लिया हुआ इसके नाम पर। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताया, लेकिन अंतःगत व लास्ट में जो एक बात निकल कर आती है वो बात ये है कि मराठा हार क्यों गए। एक समय ऐसा आया कि मराठा चरम पर, टॉप पर, फिर एक तरफ ऐसा आ रहा एक कंडीशन कि मराठा डिक्लाइन की ओर, पतन की ओर। तो मराठा हार क्यों गए, इसके पीछे एक दो पॉइंट है जो आप देख लीजिए। पहली जो बात है कि मराठा अपनी चरम अवस्था में आर्थिक स्थिति पर ठीक करने का ध्यान दिया ही नहीं। जब मराठा अपनी अवस्था में था, चरम अवस्था में था, स्थितियां उसके अनुकूल थी, तो उन्होंने आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दिया ही नहीं, ना ही इंडस्ट्रीज लगाया, ना ही वैसा व्यापारिक ट्रेडर गतिविधियां किया, तो ना ही हस्तकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया, ना ही एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन का बढ़ावा दिया। तो कहीं ना कहीं इन सब गतिविधियों से ही तो शासक का शक्ति बनता है। अंग्रेजों का नीति क्या होता था कि पहले आप आर्थिक अवस्था ठीक करो, यदि आर्थिक अवस्था आपकी ठीक है तो लेटेस्ट वेपन्स, आप बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान और सैन्य जरूरत और सैन्य गठित कर सकते हैं। तो लेकिन इसकी अदूरदर्शिता थी, जिसके कारण ये नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा देखिए, कृषि उद्योग व्यापार पर पर्याप्त कर नहीं लगाया। उस समय के कृषि, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और जो ट्रेड होते थे उन सबों पर इसका ध्यान ही नहीं था, कोई कर टैक्स नहीं लगाया, जिसके कारण इसमें जो टैक्स पेयर थे उसका लाभ हुआ और इसका क्या हुआ, हानि हुआ। तो अब जिस अवस्था में थे आपको साम्राज्य पर ध्यान ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप पतन की ओर जाने का एक कारण बनेगा। तीसरी बात है कि मराठा द्वारा चौथ
एक कर होता था टैक्स, चौथ 25% तथा सरदेशमुखी 10% मराठा के जो क्षेत्र थे वहाँ के क्षेत्र के राजाओं से लिया जाना। अब अपनी ज़रूरत के अनुसार जब आपकी शक्ति कमज़ोर हो रही है तो उस समय के वहाँ के क्षेत्रीय मराठा क्षेत्रीय किसानों पर आप चौथ कर लगा रहे हैं। सरदेशमुखी मतलब देशमुख, कर को टैक्स को वसूल करने वाला एक व्यक्ति देशमुख। तो उस समय में आप यदि लोगों पर कर लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, तो उसके नज़र में आपका छवि धूमिल होगी या नहीं। तो एक कारण ये भी था। इसीलिए जब देखिएगा कि पानीपत में जब मराठा हार रहे थे तो भारत के कोई भी क्षेत्रीय राजा का समर्थन नहीं था, क्योंकि सारे राजा इससे इस बात को लेकर नाराज थे कि जब आप अच्छी अवस्था में थे तो एग्रीकल्चर आदि पर तो ध्यान दिए नहीं, लेकिन आप बुरी अवस्था में हैं तो जो मराठा की जनता है उस पर आप चौथ, सरदेशमुखी जैसे टैक्स को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो क्या इससे स्थानीय लोग, क्षेत्रीय राजा लोग खुश होंगे या ना खुश होंगे? लाजमी सी बात है कि ना खुश होंगे, इसकी बातों से सहमति नहीं होंगे। तो एक कारण पानीपत की लड़ाई में ये भी बना था कि राजा का, भारतीय क्षेत्रीय राजा का और ख़ास करके मराठा के क्षेत्रीय राजा जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। तो ये हो गया। अगला, पानीपत में मराठा को हार जाना, क्योंकि पानीपत में आपको पता है मराठा को हार जाने से धन जन की क्षति हुई, सम्मान की क्षति हुई। तो ये सब गतिविधियाँ थी। अब देखिए कि गद्दी की प्राप्ति के लेकर लड़ाई। अब गद्दी के प्राप्ति के लेकर लड़ाई था, इसके कारण भी क्या हुआ कि जो रघुनाथ राव था अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया। तो ये भी एक कारण बना कि जब दुश्मन से ही एक विदेश से आया हुआ व्यक्ति से हाथ मिला रहे हैं जो कि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की सोच रखता है, भारत में साम्राज्य निर्माण करने की सोच रखता है, तो ऐसे में उसकी जो पराकाष्ठा है आप पर भारी पड़ेगा। और यही हुआ भी। उस समय में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जो पेशवा होता था पुणे में बैठता था और पेशवा के अधीन ये सब राजा होते थे। तो जैसे क्या हो गया, इस तरह से नागपुर का भोसले हो गया, इंदौर का होलकर हो गया, और ये जो महाराष्ट्र का गायकवाड़ थे आदि सारे लोग हो गए। तो उसके जो बीच में होता था केंद्र में, वो कौन होता था? पेशवा। पेशवा बैठता था कहाँ? पुणे में। और सभी जो मराठा संघ थे उन सबों के बीच एक अलग अलग व्यापार और अपनी छूट करने का स्वतंत्रता थी। लेकिन पेशवा कहता था कि सिर्फ और सिर्फ आप मुझे प्रभु इस क्षेत्र में मानो कि जैसे डिफेंस का मामला हो, एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला हो और ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो, ऐसे में उस जगह से जो टैक्स आता है मुझे टैक्स पेयर करो, बाकी आप अन्य क्षेत्रों में आप स्वतंत्र हैं। तो ये था इसकी पूर्ण कहानी, जिसके कारण मराठा पतन की ओर गए। हालांकि इसमें कुछ बातें और करनी है, ये हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे। लेकिन अभी जो मैंने ये सारी बात बताया है, ये सभी जगहों से प्रश्न बहुत ही बनने की संभावना होती है। तो ये सारे की पॉइंट को आप याद रखें, क्योंकि ये सब की पॉइंट ही है जो आप एग्ज़ाम में लेकर जा पाएंगे। आपको अगर कोई टीचर नोट करवा दे कि लिखो जी, नोट इतना बड़ा बनवा दे 400-500 पेजों का, 250-200 पेजों का, तो क्या आप उस नोट्स का आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे यूज कर पाएंगे? नहीं यूज कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपको सारा और सारा की पॉइंट बता रहा हूँ, और यही सब की पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम में जाता है। आप कॉन्सेप्ट को ही एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं, अन्यथा और कोई शॉर्टकट उपाय और तरीका नहीं है। आप देखते होंगे कुछ छोटी छोटी 20 शब्दों की, 50 शब्दों की वैसे याद करने के लिए कोई ट्रिक होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, मेथड होते हैं, लेकिन इतने सारे बातों का अभी मैंने जो कि इस पर कम लिखा हूँ, अगर लिखते तो ऐसे ऐसे 4 बोर्ड है जो भर जाती। तो क्या ये सब बातों को आप ले जा पाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में? नहीं ले जा पाएंगे। तो ऐसे में आपको की पॉइंट को ही ध्यान देना है और एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम सेंटर पर यूज़ करना है। तो मैंने आज की जो पढ़ाई थी मैंने पूर्ण किया और बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, मुझे उम्मीद है। तो हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।